बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है अपने मैनेजमेंट को शामिल करने का। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुथूट माइक्रोफिन के मैनेजमेंट, जो मुथूट पपाचन समूह की माइक्रो फाइनेंस ब्रांच है। कंपनी देश की लीडिंग एनबीएफसी एमएफआई में से एक है। ये उनकी बात करें तो ये सबसे ज़्यादा एयूएम वाली दूसरी बड़ी कंपनी है। कंपनी के मैनेजमेंट से हम बिजनेस ग्रोथ का आउटलुक समझेंगे, साथ ही क्रेडिट कॉस्ट को लेकर क्या गाइडेंस है, बोरोइंग को लेकर उनके क्या प्लान्स है और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में कितनी चुनौतियां हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ कंपनी के मुथूट माइक्रोफिन के सीईओ सदफ सईद साहब जुड़ गए हैं। शुक्रिया सईद सर, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल होगा, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है उनमें कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, क्या लग रहा है ये इससे क्या आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है और किसी तरह का एसेट क्वालिटी को लेकर कुछ प्रेशर है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए धन्यवाद। एसिड क्वालिटी को लेके आज के दिन में चैलेंज नहीं है। देखिए, एक माइक्रो फाइनेंस में एक साइक्लिकल ट्रेंड होता है, जो कि क्वार्टर 4 के बाद, जो कि एक पीक क्वार्टर होता है मार्च में, उसके बाद क्वार्टर 1 थोड़ा स्लो डाउन होता है। वही इंडस्ट्री ने विटनेस करा है। थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, हर साल ही वो होता है। पिछले अगर 10 साल का भी आप ट्रेंड उठा के देखेंगे तो क्वार्टर 1 हमेशा थोड़ा क्वार्टर 4 से स्लो होता है। उसके बाद 2-4 इवेंट भी इस क्वार्टर में रहे। एक तो एक बड़ा इवेंट था जनरल इलेक्शंस। जनरली जब भी इलेक्शन होता है तो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि फील्ड में मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। कैश कलेक्शन में और गैदरिंग जो लोगों का होता है सेंटर मीटिंग में समूह को बुलाने में, उसमें रिस्ट्रिक्शन आती हैं, तो उससे और स्लो डाउन होता है। उसके अलावा आई थिंक एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो नेचुरल क्लैमिटी इवेंट का रहा है। आप जैसे कि जानते हैं कि गुजरात में काफी फ्लड्स आ रहे हैं और काफी और जगहों पे भी, त्रिपुरा, असम, बिहार एंड केरला में भी, वायनाड में काफी फ्लड आए, उससे इम्पैक्ट हुआ है। बट बावजूद ये सारे इवेंट के कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ी नीचे आई है, बट एसेट क्वालिटी पे इतना ज्यादा फर्क नहीं आया है। इंडस्ट्री में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया, मुथूट माइक्रोफिन में कुछ इम्पैक्ट नहीं आया है। इनफैक्ट अगर आप पिछले क्वार्टर से देखेंगे, हमारा मार्च से, तो हमारा एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है जून में। इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है, बिकॉज वो डिनोमिनेटर का इम्पैक्ट हो सकता है, बट अदरवाइज ज्यादा एसेट क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। ग्रोथ डेफिनेटली क्वार्टर 2 में वापस आई है। क्वार्टर 2 में डिसबर्समेंट अच्छे हो रहे हैं और ये बहुत ही क्रिटिकल मंथ है सितंबर का। इस मंथ में भी अच्छे डिसबर्समेंट होते नजर आ रहे हैं, तो ग्रोथ काफी रही है। प्रॉफिटेबिलिटी हमारी इंटैक्ट रहेगी। ओके, बिल्कुल सही बात है। आपने काफ़ी चीज़ों को साफ कर दिया कि एसेट क्वालिटी को लेकर चिंता नहीं है, उसमें सुधार भी देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट भी इंटैक्ट आपको दिख रहा है। साथ ही जो स्लो डाउन Q1 में दिखा, वो उसकी वजह आपको लगता है कि ये एक साइक्लिकल इफेक्ट भी था और साथ ही चुनाव थे, फिर मॉनसून सीजन में जिस तरह से बाढ़ की स्थिति थी, उससे भी काफ़ी कुछ असर होता है मूवमेंट पे। सर, अब अगला सवाल मेरा होगा बिहार को लेकर। बिहार में भी कुछ इश्यूज वगैरह की खबर आ रही थी, आपकी कंपनी की स्थिति वहां पर क्या है, क्या ताजा स्थिति है? क्योंकि आरबीआई ने भी कहा था माइक्रो फाइनेंसिंग जितनी कंपनियां हैं वो थोड़ा स्लो जाएं, स्लो पेस अपना रखे बिहार और यूपी को लेकर। उस फ्रंट पर क्या अपडेट है सर? देखिए, दो चीजें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं कल ही मुंबई में था और मेरी डिप्टी गवर्नर से भी मीटिंग हुई। एक तो ये बात जो कि कई जगह रिपोर्ट करी जा रही है कि बिहार को लेके रेगुलेटर ने और यूपी को लेके रेगुलेटर ने कुछ गाइडेंस इशू करी है। ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलेटर ने जनरली अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे थोड़ा अंकुश लगाने की कोशिश करी है और बोला है कि थोड़ा देख कर लेंड करा जाए, जो कि सही बात है। अब उसमें बिहार और यूपी स्पेसिफिक कोई ऐसी बात नहीं है एंड माइक्रो फाइनेंस स्पेसिफिक भी कोई बात नहीं है। जनरली अनसिक्योर्ड लेंडिंग के बारे में बोला गया है। इनफैक्ट अनसिक्योर्ड लेंडिंग का रिस्क वेटेज बढ़ाया गया है बैंक के लिए, बट माइक्रो फाइनेंस का नहीं बढ़ाया गया है। तो एक बात तो ये। दूसरी बात, बिहार को लेके, देखिए, बिहार एक बहुत अच्छा मार्केट बन गया है माइक्रो फाइनेंस के लिए। पिछले कुछ सालों में
बिहार में काफी डिसबर्समेंट हुआ है लोन का। आज के दिन में बिहार सबसे बड़ा मार्केट बन गया है और एक तरह से बिहार में डिमांड भी है। बिहार में क्रेडिट ऑफटेक है और क्रेडिट डिमांड है, वहां पे सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं है। इसलिए माइक्रो फाइनेंस जो है वो एक वैक्यूम फिल कर रहा है, इसीलिए डिमांड भी है और ग्रोथ भी है। बिहार का कलेक्शन एफिशिएंसी अगर पिछले साल की अपेक्षा आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली कम आया है। पहले 99% रिपेमेंट ऑन टाइम आता था, आज के दिन में बिहार एक 97-98% ऑन टाइम चल रहा है। बट अगर आप कंपेयर करेंगे पूरे पैन इंडिया से, बिहार अभी भी उसमें आगे है। ओवरऑल पैन इंडिया में 96% कलेक्शन एफिशिएंसी है, तो बिहार में आज के दिन में भी 97-98% है। और यही हाल यूपी का है। यूपी में भी कलेक्शन एफिशिएंसी पैन इंडिया से थोड़ी एक हाथ आगे ही। बिहार यूपी आपके लिए मेजर मार्केट लग रहा है जहां पर अच्छी ग्रोथ दिख रही है, और आपने ये भी साफ कर दिया कि कोई रीजन स्पेसिफिक रेगुलेटर का फरमान नहीं आया है। उनका कहना है कि अनसिक्योर्ड जब भी आप लेंडिंग में जाते हैं जहां पर आप गिरवी नहीं रखते हैं, तो ऐसे लोन में थोड़ी सावधानी बरतें। आप सावधानी रखेंगे तो पूरे सिस्टम के लिए वो बेहतर होगा। सर, अब बिहार के अलावा बाकी अन्य रीजन में किसी तरह का दबाव देखने को मिल रहा है, और जहां पर आप ब्रांच एक्सपेंशन की बात आएगी तो वहां पर आप स्लो जानना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो कंपनी स्पेसिफिक में बताऊंगा उसमें हमारा 50% जो पोर्टफोलियो है वो साउथ में है, जिसमें कि सबसे बड़ा तमिलनाडु है। करीब 23% हमारे पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करता है। फिर केरला है, कर्नाटका है, और रिसेंटली हमने एंटर करा है आंध्रा और तेलंगाना में। हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी यही है कि हम 50% पोर्टफोलियो अपना साउथ में ही रखना चाहते हैं। ये थोड़े मेच्योर मार्केट हैं। तमिलनाडु करीब टॉप 10 माइक्रो फाइनेंस स्टेट में से पिछले 20 सालों से वो टॉप 3 टॉप 10 में ही रहा है। तो तमिलनाडु एक हमारा मार्केट, कोर मार्केट रहेगा, केरला एक कोर मार्केट रहेगा। इन सब मार्केट में कलेक्शन एफिशिएंसी भी अच्छी है, बोरोवर का रिस्पांस भी अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा कोई नेचुरल क्लैमिटी इवेंट भी मेजर नहीं आया है एक्सेप्ट फॉर वायनाड केरला में, जहाँ पे हमारा एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं था। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारा इम्पैक्ट रिलेटिवली इंडस्ट्री से कम रहेगा। हमारे जो ब्रांच ओपनिंग का प्लान है वो हमने तेलंगाना और आंध्रा में अभी एंटर करा है। इसी साल हमने वहाँ पे नई ब्रांचेस खोली हैं, तो हमारा ग्रोथ जो आएगा नए कस्टमर एक्विजिशन का वो आंध्रा तेलंगाना से आएगा। हमारा स्ट्रैटेजी यही है कि अपने कोर मार्केट में मार्केट शेयर बना के रखेंगे, कस्टमर को रिटेन करेंगे, और जो नए मार्केट हमने एंटर करे हैं जैसे आंध्रा तेलंगाना, उसमें नए कस्टमर को एक्वायर करें। सर, एक और सैयद साहब, एक सवाल मेरा और आपसे होगा कि आपने कोई एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग इस क्वार्टर के लिए करने का आप लोग प्लान बना रहे हैं? अगर हाँ, तो बताइए कि क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस में कुछ बदलाव फिर इससे होगा? देखिए, कोई एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग एज ऑफ नाउ तो हमने नहीं करी है। हमारा जो गाइडेंस था उसी के लाइन पे हमारा प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट है। इसीलिए मैं ये भी कह रहा हूँ कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी जो प्रोजेक्शन था वो इंटैक्ट है। हमारा क्रेडिट कॉस्ट टेम्परेरीली हो सकता है 25 बिप्स ऊपर जाए, बट ओवर दी नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, जो कि लगता है दिसंबर का क्वार्टर होता है और मार्च का क्वार्टर होता है जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, उसमें वो इवन आउट हो जाएगा, तो हमारी क्रेडिट कॉस्ट भी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो आज के दिन में हमने जो प्रोडिक्ट करा है वो 1.7 टू 1.9 करा है, वो क्रेडिट कॉस्ट कैन गो टू 2 टू 2.2। बट हमारा जो आरओए गाइडेंस है वो वहीं रहेगा 4.3% पे। हम प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट रहेगी, हमारी ग्रोथ भी इंटैक्ट रहेगी, तो उसमें कोई कमी की हमें आवश्यकता नहीं है और एक्स्ट्रा प्रोविजन की आवश्यकता नहीं। तो रिटर्न ऑन एसेट्स 4.3% पर बरकरार रहने की संभावना है। प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रेडिट कॉस्ट में मामूली ऊपर की तरफ जाते हुए हल्की बढ़ोतरी देख सकते हैं। शुक्रिया सही साहब, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड भी किया और बताया कि आपकी कंपनी की स्थिति क्या है, आगे आपके क्या प्लान्स है, कहाँ किस सेगमेंट में, किस ज्योग्राफी में आप अच्छा कर रहे हैं और कहाँ आगे आपकी विस्तार की योजना है।